नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल टैक इन हिंदी। दोस्तों, आज के समय में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है एनपीएस और ओपीएस। तो दोस्तों, आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर को लोकसभा में एनपीएस से संबंधित कुछ सवालों के जवाब वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। तो उसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो हम दोस्तों आपके साथ शेयर करेंगे। और वीडियो देखने के बाद दोस्तों, आप अगर ओपीएस समर्थक हैं तो हैशटैग के साथ कमेंट में ओपीएस जरूर लिखें, ताकि पता चले कि कितने समर्थक हैं जो ओपीएस चाहते हैं। तो वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये वित्त मंत्रालय द्वारा जो है इसका जवाब दिया गया है, और डेट है दोस्तों 18 सितंबर 2023 18 दिसंबर 2023। और आज का ही ये दोस्तों डॉक्यूमेंट है। और जो प्रश्न संख्या है 2520 यानी 2520 नंबर का प्रश्न है आज जो लोकसभा में जिसका जवाब दिया गया है। और ये पूछा दोस्तों डॉक्टर कलानिधि वीरास्वामी ने। तो इन्होंने क्या पूछा दोस्तों, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई पेंशन योजना का ब्यौरा क्या है। दूसरा सवाल उन्होंने किया है कि देश भर में इस योजना के अंतर्गत अब तक शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या कितनी है। दोस्तों, पूरे देश में कितने कर्मचारियों को अब तक एनपीएस में शामिल किया गया है उससे संबंधित भी क्वेश्चन किया गया है, उसका भी ब्यौरा मांगा गया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन इन्होंने किया है कि इस योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी और सरकार के द्वारा कितने कितने प्रतिशत अंशदान किया जा रहा है। और एक अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी में है, क्या सरकार ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि कुछ राज्यों में इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में मात्र 1000 रुपये, 1500 रुपये और 2000 रुपये की राशि मिल रही है, जो इस उम्र में उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों उन्होंने पूछा है, क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन के रूप में न्यूनतम राशि निर्धारित करने पर भी विचार कर रही है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। तो दोस्तों, ये हैं डॉक्टर कलानिधि वीरास्वामी हैं, इन्होंने ये सवाल पूछे हैं वित्त मंत्रालय से। और इनका दोस्तों जो जवाब दिया है वो दिया है दोस्तों वित्त मंत्रालय में आपके राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भागवत कराड़। इन्होंने इसका जो जवाब है वो दिया है। तो इन्होंने दोस्तों एक साथ देखिए का से गा तक इनके एक साथ ही जो आंसर दिए हैं। तो क्या इनका आंसर है वो देखते हैं। भारत सरकार द्वारा वृद्धावस्था आय सुरक्षा वित्तीय रूप से संपोषणीय तरीके से प्रदान करने तथा विवेकपूर्ण निवेश के माध्यम से छोटी बचत योजनाओं को अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में चैनलाइज करने के लिए निर्धारित लाभ पेंशन प्रणाली के स्थान पर निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना लागू करने हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को दिनांक 22/12/2003 की अधिसूचना के माध्यम से आरंभ किया गया था। इसे दिनांक 1/1/2004 से सरकारी सेवा में सभी नई भर्तियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था, और सभी नागरिकों के लिए इसे स्वैच्छिक आधार पर दिनांक 1/5/2009 से लागू किया गया था। यानी कि 1/1/2004 से सरकारी कर्मचारियों के लिए और अन्य जो नागरिक हैं उनके लिए स्वैच्छिक आधार पर 1/5/2009 से लागू किया गया था। तो भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस को युक्ति संगत बनाने के लिए हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सरकार के अंशदान को वेतन प्लस डीए के 10% से बढ़ाकर, यानी कि पहले सरकार का इतना मिलता था, वेतन प्लस डीए का 10% ये गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता था। तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने इतने से बढ़ा के अब इतना कर दिया है, वेतन प्लस डीए का 14%। जबकि कर्मचारियों के अंशदान को मौजूदा वेतन प्लस डीए का 10% ही रखा है। यानी कि सर वो कह रहे हैं कि सरकार ने अपना अंशदान बढ़ा के दे रही है और कर्मचारियों का जितना लगता था उतना ही दिया जा रहा है। अभिदाताओं के लिए पेंशन निधि और निवेश पद्धति के विकल्प का चयन करने की स्वतंत्रता।
तो अब ये दोस्तों इसमें बता रहे हैं कि क्या क्या इन्होंने चेंज की है। एनपीएस में जमा किए गए या देरी से जमा किए गए अंशदान के लिए मुआवजे का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के तहत छूट और देय राशि को एक मुश्त आहरित करने के लिए कर की सीमा को पूर्व के 40% से बढ़ाकर 60% करना। यानी कि जब ये एनपीएस की स्टार्टिंग हुई थी तो 40% जो अमाउंट है वही निकाल सकते थे, बाद में गवर्नमेंट ने इसको 60% कर दिया ताकि आहरित की गई पूरी राशि को आयकर से छूट प्राप्त हो, और जो राशि मिलेगी उस पर पूरी पर दोस्तों कर्मचारी को छूट प्राप्त होगी। ये वित्त मंत्रालय का जवाब है। दिनांक 31/10/2023 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कॉरपोरेट सहित एनपीएस के अंतर्गत आने वाले अभिदाताओं की कुल संख्या। अब देखिए दोस्तों, ये कुल संख्या इन्होंने दिया है कि कितने एम्प्लॉई अब तक एनपीएस में आ चुके हैं। तो ये हो गए आपके 1,06,69,257 इतने कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत कार्यरत हैं, और इसमें आपके केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कॉरपोरेट सहित एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सभी अभिदाता इसमें शामिल हैं। तो ये दोस्तों 3 सवालों का एक बार में ही जवाब दिया है, और अगला जवाब इन्होंने दिया है उसमें भी 3 सवालों का एक साथ जवाब इन्होंने दिया है कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडी अधिनियम 2013 की धारा 20 के 2 के छा के अनुसार अंशदानों पर प्रतिलाभ बाजार संबंध है। एनपीएस के अंतर्गत अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए पीएफआरडीए के निवेश संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार पेंशन अंशदानों का पीएफआरडीए द्वारा विनियमित पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा विवेकपूर्ण निवेश किया जाता है और संचित कॉर्पस में चक्रवृद्धि वृद्धि होती है। अधिवर्षता पर योजना से बाहर निकलने पर संचित कॉर्पस कर मुक्त होता है और संचित पेंशन राशि का 60% एक मुश्त दे दिया जाता है और 40% पेंशन राशि की वार्षिकी की जाती है। यानी कि जब रिटायर होते हैं उस समय 60% अमाउंट एक मुश्त निकाल सकते हैं और 40% को वार्षिकी के रूप में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। उसका जो इंटरेस्ट आता है वही पेंशन के रूप में मिलता है। वार्षिकी खरीदने हेतु कॉर्पस की उच्चतर प्रतिशतता अधिकतम 100% तक का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा पेंशन चाहिए तो आप अपना 60% भी मत निकालिए, अधिकतम आप 100% का यूज कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा पेंशन मिलेगी। संचित कॉर्पस जिससे अभिदाता आवधिक पेंशन के लिए वार्षिकी खरीदता है का निर्धारण कई घटकों के द्वारा होता है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल हैं। अभी दोस्तों जैसे सवाल पूछा था कि कम पेंशन मिल रही है, तो ये कह रहे हैं कि उसका निर्धारण इस प्रकार होता है कि मासिक अंशदानों का आकार, यानी कि कितना अंशदान किया था। अगर ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा था तो ज़्यादा पेंशन मिलेगी, कम हो रहा था तो कम मिलेगी। इसके अलावा है दोस्तों अवधि जिसके लिए अंशदान किया गया है, यानी कि ज़्यादा अवधि के लिए अगर आपने एनपीएस में इन्वेस्ट किया है तो ज़्यादा पेंशन मिलेगी, कम अवधि के लिए आए तो कम पेंशन मिलेगी। जिस अवधि के लिए राशि निवेश की गई है, तो यहाँ ये बता रहे हैं पेंशन कम या ज़्यादा मिलने के रीज़न। चयनित निवेश पद्धति, यानी आपने कहाँ कहाँ निवेश के लिए चयन किया है, और सेवा के दौरान यदि कोई आंशिक आहरण किया है, यानी कि सेवा के दौरान ही अगर आपने कुछ पैसे उसमें से निकाल लिए हैं, तो ये सारे फैक्टर हैं जो पेंशन को प्रभावित करते हैं। वर्ष 2019 में सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन निधि और निवेश पद्धति का चयन करने की अनुमति दी थी ताकि अपेक्षित उच्चतर पेंशन भुगतान के लिए निवेश पर उच्चतर प्रतिलाभ हो सके। तो लास्ट में उनका कहना है कि वर्ष 2019 में इन्होंने ये छूट दी थी कि कर्मचारी अपनी चॉइस से जो पेंशन निधि हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों सरकार का जवाब है, और इसमें पेंशन जो एनपीएस है उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं इनके बारे में नहीं बताया गया है। जो चेंजेस हो चुके हैं उनके बारे में दोस्तों बताया गया है। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप दोस्तों ओपीएस समर्थक हैं
तो हैशटैग के साथ OPS कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू दोस्तों।